हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर थर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड आईपीआर के बारे में थोड़ा सा एक नया टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। क्या है? रिसर्च। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमको दोबारा से खोजनी होती है तो हम उसको रिसर्च कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पेपर एक नया सा है और पहले नहीं पढ़ाया जाता था एमएससी में या ऐसे कुछ, लेकिन अब नए नए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत ये आया है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है रिसर्च। तो पहला इसके मीनिंग क्या है, आखिर रिसर्च की मीनिंग क्या है, पहले इसको हम जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि रिसर्च की मीनिंग में वर्ड रिसर्च डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड री अगेन और सर्सियर्स यानी सर्च सीक, मीनिंग टू सर्च अगेन आर इन्वेस्टिगेट अगेन थ्रोली। अब हम ये जानते हैं कि पहला जो रिसर्च वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसमें री का मतलब होता है अगेन, और जो सर्सियर है, सर्च जो है वो सर्सियर से आया है, लैटिन वर्ड है, सर्सियर से आया है जिसका मतलब होता है सीक। जैसे डीप सीक एक आई है, उसमें सीक है, सीक मतलब होता है बहुत अंदर तक मनन करना, सोचना। मीनिंग दोनों को मिला के देखें तो सर्च अगेन उसकी मीनिंग होती है, आर इन्वेस्टिगेट अगेन या फिर दोबारा से उसको जांचना खोजना, ये होता है। आगे इसकी डेफिनीशन अगर मान लेते हैं, अभी तो हमने मतलब निकाल लिया, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि चलो जो 50 वर्ड का लिखने को आता है 3 नंबर का वो कर लिखना है, आपको डेफिनीशन बतानी है कि रिसर्च क्या है, तो डेफिनीशन हम उसकी देख लेते हैं। क्या है? रिसर्च एक सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है एम्ड ए डिस्कवरी, जो किसी डिस्कवरी को एम करता है, मतलब उसका लक्ष्य क्या होता है, कोई ना कोई खोज होती है, चाहे वो नया फैक्ट हो, चाहे किसी पुराने फैक्ट को वेरीफाई करना हो, और चाहे एनालाइज करना हो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, मतलब 2-3 चीज़ें हैं उनमें क्या रिलेशन है, इसको अगर हमको एनालाइज करना है तो हम रिसर्च करते हैं। ये इसकी परिभाषा है। इस्टेब्लिश न्यू थ्योरीज, और नई नई थ्योरियाँ बनाते हैं या फिर पुरानी थ्योरी को गलत साबित करते हैं या उसके लिए एविडेंस लाते हैं, उसको सही साबित करने के लिए एविडेंस लाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का ये जान लेते हैं। आखिर रिसर्च हम कर क्यों रहे हैं? तो रिसर्च इज कंडक्ट विथ क्लियर गोल इन माइंड। कोई भी रिसर्च करना होगा तो मन में ये क्लियर गोल होना चाहिए कि हम किस लिए रिसर्च कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज वेरी। हाँ, रिसर्च करने का जो ऑब्जेक्टिव है कि हम आखिर किस लिए रिसर्च कर रहे हैं तो बदल सकता है, वेरी कर सकता है। सब अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार रिसर्च करते हैं। डेवलपिंग ऑन द फील्ड ऑन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड, डिपेंडिंग ऑन द फील्ड, सॉरी डिपेंडिंग लिखा है, डेवलपिंग पढ़ दिया। डिपेंडिंग ऑन द फील्ड एंड द स्पेसिफिक प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड, हम जो भी प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे ही हम ये डिपेंड करता है कि हम रिसर्च क्या करेंगे, हमारी फील्ड पे डिपेंड करता है। बट जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग, लेकिन कुछ ऐसे मेजर हैं चीज़ें हैं जिसको हम इंक्लूड करते रहते हैं कि हाँ आखिर इसी वजह से हम रिसर्च कर रहे हैं। उसमें क्या क्या है चलिए थोड़ा सा आगे करके देख लेते हैं। तो उसमें पहला है मेजर डिस्कवर न्यू नॉलेज। हाँ, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम नया नॉलेज डिस्कवर कर सकें, नई नॉलेज खोजें। उसके बाद टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग फैक्ट आर थ्योरीज, जो भी एग्जिस्टिंग फैक्ट हैं थ्योरीज हैं उनको वेरीफाई कर लें। तो तीसरा है फाइंड द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है दुनिया में या समय के साथ कोई प्रॉब्लम हो चुकी है किसी चीज़ में तो उसको हम सही करने के लिए, उसका सल्यूशन खोजने के लिए रिसर्च करते हैं। आगे डेवलप न्यू थ्योरीज आर कंसेप्ट, और कोई नई थ्योरी देनी हो, कोई नया कॉन्सेप्ट बनाना हो तो हम रिसर्च करते हैं। और अगला आई टू पॉलिसी मेकिंग, जैसे हम लोगों को बहुत सारी पॉलिसीज भी बनानी होती हैं, कानून बनाते हैं, नियम बनाने होते हैं, उनको अगर हमें सही से बनाना है तो हमें रिसर्च करना पड़ेगा। आगे हम लोग उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है रिसर्च का? तो फॉर रिसर्च टू मीनिंगफुल एंड साइंटिफिकली वैलिड इट मस्ट फॉलो द सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। कोई भी रिसर्च जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, साइंटिफिकली वैलिड होनी चाहिए। अब हम रिसर्च कर रहे हैं बेमतलब का, कोई गोबर पे रिसर्च कर रहा है तो ये सब कोई रिसर्च है, मान लेते चलो ठीक है, कुछ हद तक तो गोबर पे भी रिसर्च हो सकती है, लेकिन अब उसको हेल्थ बेनिफिट में देखा जाने लगे तो बेकार होगा। क्यों? क्योंकि गोबर पे हम बायो फर्टिलाइजर के लिए रिसर्च करें तो ठीक है, लेकिन गोबर पे अगर ये रिसर्च करें कि ये हेल्थ के लिए बेनिफिटेड है कि नहीं है तो ये बेवकूफ़ी भरा हो, मीनिंगलेस होगा। ठीक है, आगे साइंटिफिकली वैलिड होना चाहिए। ऐसे यूजलेस चीज़ें हम रिसर्च में नहीं कर सकते क्योंकि हमारा समय जाएगा, पैसा जाएगा और एनर्जी भी जाएगी। दीज इंश्योर द क्वालिटी, रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स,
जो इंश्योर करता है क्वालिटी को, क्या करेगा कि आखिर हमारी रिसर्च की क्वालिटी क्या है, हमारी रिसर्च में क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, उसके बाद हम उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, जो हम काम किए हैं वो क्रेडिबिलिटी उसकी कुछ है, कुछ उसको कुछ लायक है वो, या फिर ऐसे ही कर दिया, उसकी कुछ रिलायबिलिटी होगी, कुछ क्वालिटी होगी। अब इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम देखेंगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर प्रिंसिपल्स इसके क्या हैं, इसके कोर प्रिंसिपल्स जो हैं उसको हम देखते हैं। पहला है इसकी ऑब्जेक्टिविटी। आखिर हमें बिना ऑब्जेक्टिविटी के कैसे पता चलेगा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। तो रिसर्च मस्ट बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस और ओपिनियन। हमारा खुद का जो ओपिनियन है या हम पर्सनल बायस्ड होते हैं, जैसे हम मेल हैं या तो हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो मेल को लेके ही रिसर्च कर रहे हैं, फीमेल्स को उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, या हमारी रिसर्च बायस्ड है, हम मेल वाली बातें बता रहे हैं, फीमेल के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये गलत बात है। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये पर्सनल बायस ना हो, या फिर इसका अपना ओपिनियन नहीं लिखना। उसमें तुम जो फाइंडिंग तुम्हें मिल रही है वो लिखो, उसमें अपना ओपिनियन नहीं लिखना। अब तो क्या हो रहा है कि लोग रिसर्च में क्या करते हैं, अपना ओपिनियन छाप दे रहे हैं आर्टिकल्स में, फेक न्यूज़ फैलाने में। ये सब चीज़ें जब अगर करना होता है तो लोग अपना ओपिनियन छाप देते हैं, ना कि रिसर्च की हुई चीज़ें छाप देते हैं। द डाटा रिजल्ट शुड रिफ्लेक्ट ट्रूथ आर नॉट एजम्पशन। तो जो हमारा डाटा होगा उसमें ट्रूथ दिखना चाहिए, ना कि एजम्पशन दिखने चाहिए कि हाँ माना कि ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, ये सब नहीं। हमारा जो ट्रूथ है, जो असलियत है, वो हमारी रिसर्च में दिखनी चाहिए। अगला है सिस्टमेटिक अप्रोच। तो सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या पहला है, तो रिसर्च फॉलो द क्लियर ऑर्गेनाइज मेथड। कोई भी रिसर्च होगा तो एक मेथड को फॉलो करना बनता है, जो इसमें लिखा है। पहला कि प्रॉब्लम, पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम इसकी हाइपोथेसिस देंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, फिर उसके डाटा को एनालाइज करते हैं। डाटा एनालाइज करने के बाद हम यहाँ डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद डाटा एनालाइज करते हैं। कलेक्शन कर लिया कि हमने ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें इसको सुधारना है, ये गड़बड़ है, तो हमने ये जब डाटा कलेक्ट कर लिया फिर एनालिसिस करेंगे। क्या एनालाइज करेंगे कि क्या चीज़ दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है, उसको सुधार कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम उसके सुधार के लिए कंक्लूजन दे देंगे कि हाँ हमने ये चीज़ें पाई थी, ये गलत था, ये सही करके हमने दे दिया है। आगे है इम्पेरिकल एविडेंसेस। इम्पेरिकल एविडेंसेस मतलब होगा रिसर्च मस्ट बी बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड डाटा। मतलब कि जो कुछ भी हमारा ऑब्जर्वेशन होगा या हमारा रिसर्च होगा वो एकदम एक्यूरेट हमारे जो रियल वर्ल्ड है उस पर बेस होगा। ये कल्पना करके थोड़ी ना हम रिसर्च करेंगे कि हाँ इससे होता, ऐसे हो जाता कि कोई बात नहीं है। यहाँ जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उस पे बात करो, इमेजिनेशन पे बात नहीं की जाती है यहाँ पे। यहाँ हमारा जो रियल वर्ल्ड का डाटा है उसको रखो, ये नहीं कि हम इमेजिन कर ले कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। आगे है रिलायबिलिटी। क्या है, रिलायबिलिटी, सॉरी नहीं, रेप्लिकेबिलिटी रिलायबिलिटी नहीं है, रेप्लिकेबिलिटी है। रेप्लिकेबिलिटी मतलब होता है कि फिर से अगर हम कोई रिसर्च किए हुए हैं पहले से, हम उसी प्रोसीजर को उसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में दोहराएं, उसी तरीके से दोहराएं, तो हमें दोबारा से वही रिजल्ट मिलना चाहिए। जैसे मान लेते हैं मेंडल ने प्रयोग किया था ना किस पे, मटर के दानों पे, तो अगर आज हम दोबारा से उस मटर के दानों पे प्रयोग करें तो हमें फिर से वही रिजल्ट मिलना चाहिए, जैसे कि मिला भी था। मेंडल ने जो कुछ भी बताया था वो बाद में 3 साइंटिस्ट जो थे, ह्यूगो डी ब्रीज, टेसरमार्क और कार्ल कॉरेंस, इन सब ने जब फिर से खोजा तो उनको वही रिजल्ट मिला था। ठीक है, ऐसे दी प्रोसीजर एंड रिजल्ट शुड बी रिपीटेबल बाई अदर्स अंडर द सेम कंडीशन। हाँ, अगर हम कंडीशन सेम ले लें और तो कोई भी और अगर वही एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसका जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए, नहीं तो हमारी रिसर्च सही नहीं रही। आगे है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। यूजर प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही है। यूज ऑफ द करेक्ट मेथड एंड टूल्स टू इंश्योर दैट द फाइंडिंग्स आर एग्जैक्ट एंड डिपेंडेबल। हमने जो भी डाटा यूज किया या टूल्स यूज किए उसको इंश्योर करना चाहिए कि वो एग्जैक्ट हो, वो सही हो, हम जो कुछ भी पाएँ वो सही हो, वो डिपेंडेबल हो। वो ये नहीं कि रिसर्च कर रहे हैं हम लोग प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पे या नए फर्टिलाइज़र बनाने पे, नया जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने पे, तो हम उसमें कोई और बाहर की चीज़ें ला के घुसा दें, ऐसा कुछ नहीं करना होता। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो चीज़ें काम डिपेंडेबल होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए, एग्जैक्ट होने चाहिए। अब एक लास्ट टॉपिक बच्चा है इथिकल कंडक्ट। आखिर हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें इथिकल चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यूजलेस फालतू काम करके बैठ जाए जो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि इसमें ये होगा कि रिसर्च शुड बी रिस्पेक्ट द राइट एंड डिग्निटी ऑफ द पार्टिसिपेंट
हम जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उसकी डिग्निटी का ध्यान रखा जाए, उसके राइट्स का ध्यान रखा जाए, ये नहीं कि एक्सप्लॉइट कर दें। एंड मस्ट नॉट इन्वॉल्व द हार्म एंड डिसीट, हम उसको कोई हार्म ना पहुंचाएं, उसको कोई नुकसान ना करें। जैसे कि मान लेते हैं हम किसी प्लांट पे रिसर्च कर रहे हैं, अब वो प्लांट बहुत कम पाया जाता है, तो हम क्या करें, उसको काट काट के, उसको उखाड़ उखाड़ के ला के रिसर्च करते रहें और वो ख़त्म हो जाए, उसकी स्पीसीज ही गायब हो जाए, तो ये करना गलत बात है। ऐसे हम किसी पेशेंट पे कर रहे हैं रिसर्च, तो पेशेंट को ला के बार बार हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसकी कोई बीमारी हमें पता चल गई या हमें उसकी कोई कमी पता चल गई, तो इथिकली ये होगा कि वो बीमारी दुनिया को ना बताई जाए, उससे बताई जाए जो बीमार है कि हाँ तुमको ये प्रॉब्लम हो गई है, हम ये सोल्यूशन करना चाहते हैं, उससे परमिशन भी ली जाए, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। तो ये होता है इथिकल। बाकी और भी चीज़ें इथिकल हैं जो समाज में एग्जिस्ट करने के लिए, रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।